छात्रों, आज हम व्यंग विधा का परिचय प्राप्त करेंगे और इसके आलोक में स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन की चर्चा करेंगे। तो इस विषय को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि व्यंग विधा से आप क्या समझते हैं। इस विधा की दृष्टि से स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन पर प्रकाश डालिए। रूप और शैली की दृष्टि से व्यंग विधा निबंध विधा के अत्यंत सन्निकट है, परंतु विचारात्मकता, यथार्थबोध, संवेदना, व्यंग्यात्मकता तथा चुभती शैली से उत्पन्न संप्रेषणीयता ने उसको पृथक विधा के रूप में स्थापित कर दिया है। यद्यपि व्यंग विधा के प्रारंभिक संकेत आधुनिक काल के आरंभ से ही प्राप्त होते हैं, तथापि स्वतंत्र गद्य विधा के रूप में मान्यता स्वातंत्र्योत्तर काल में ही प्राप्त हुई। व्यंग लेखक प्रायः सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विसंगतियों पर करारी चोट करता है। व्यंग्यकार रूढ़ियों, कुरीतियों, विसंगतियों तथा अनावश्यक मान्यताओं पर तीखा प्रहार कर एक तरफ तो पाठक वर्ग को झकझोर देता है, दूसरी तरफ उनसे मुक्त होने का रास्ता सुझाता है। आज व्यंग विधा एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित हो चुकी है। व्यंग की परिभाषा। व्यंग विधा के लिए विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिनमें से कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। प्रोफेसर जगदीश पांडे के अनुसार, जब हास्य विशुद्ध आनंद या रंजन की भावना को छोड़कर प्रयोजननिष्ठ हो जाता है, वहाँ वह उपहास या व्यंग का मार्ग पकड़ लेता है। प्रोफेसर जगदीश पांडे जी उपहास और व्यंग को एक ही मानते हैं। श्री गोपाल प्रसाद व्यास के अनुसार व्यंग अभिव्यंजना का एक विशिष्ट प्रकार और अर्थबोध की अनुपम शक्ति ही नहीं, वह व्यक्ति और समाज की प्रगतिपरक संघर्षशीलता का मनोरम प्रतीक भी है। वह रूढ़िग्रस्त जर्जर सामाजिकता के प्रति जीवंत आक्रोश है। इसके बाद व्यंग का स्वरूप। व्यंग विधा एक गद्य विधा है जो निबंध से अत्यधिक साम्य रखती है, फिर भी उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। उसका स्वरूप उसे अन्य विधाओं से अलग करता है। डॉक्टर चंद्रदत्त शर्मा के अनुसार व्यंग एक गंभीर प्रकार का लेखन कर्म है। इसमें विसंगति को खोजकर उसके अंतर्गत तत्वों को उद्घाटित किया जाता है। यह लेखन चेतना को झकझोरता है। वस्तुतः व्यंग समाज के मानस या चरित्र में आई रोगग्रस्तता को पहचानता है और उसे दूर करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सच्चा व्यंग्यकार समाज की कुरीतियों को सही रूप से देखता है और अपने व्यंग्यवाण से उसे वेधता है। उसका उद्देश्य समाज का परिशोधन होता है। इस प्रकार व्यंग विधा समाज के खोखले आदर्शों, रूढ़ियों, कुरीतियों, अनावश्यक मान्यताओं, अंधविश्वासों पर गहरा प्रहार कर उनको त्यागने और प्रगति के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। इसके बाद प्रमुख व्यंग्यकार और उनकी व्यंग रचनाएं। नंबर 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके पाठ्यक्रम में भी है। बालमुकुंद गुप्त, शिव शंभू के चिट्ठे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कछुआ धर्म, हरिशंकर परसाई, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। हरिशंकर परसाई ने व्यंग विधा को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद शरद जोशी, जीप पर सवार इल्लियाँ, रहा किनारे बैठ। रविन्द्रनाथ त्यागी, भित्ति चित्र, देवदार के पेड़, प्रभाकर माचवे, तेल की पकौड़ियाँ। श्रीलाल शुक्ल, अंगद का पाँव और मकान।
अमृतलाल नागर, नवाबी मसनद, कृपया दाएं चलिए, हरि मोहन झा, रूहर काका, इसके साथ ही बेढब बनारसी। धन्यवाद। ये इनकी व्यंग रचनाएं हैं। इन व्यंग्यकारों ने व्यंग विधा को पुष्पित और पल्लवित किया और साहित्य में उसका स्वतंत्र स्थान स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस व्यंग विधा के आलोक में स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन की चर्चा की जाएगी। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंग विधा है। इसमें स्वामी दयानंद और केशव चंद्र सेन के स्वर्गवासी होने पर स्वर्ग में जो विवाद उत्पन्न हुआ उसको लेकर भारतेंदु जी ने यह विधा को लिखा है। इसमें कल्पना शक्ति का भरपूर प्रयोग किया गया है। एक तरफ कल्पना का पुट है, दूसरी तरफ उसमें व्यंग्यात्मकता आद्योपांत भरी हुई है। तो शुरू करते हैं। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। उसमें स्वर्ग में विचार सभा के अधिवेशन में दो दल बन गए, एक कंजर्वेटिव और दूसरा लिबरल। तो यहीं से प्रारंभ करते हैं। इस स्वर्ग में दो दल। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो राजनीतिक दलों के समान स्वर्ग में भी दो दलों कंजर्वेटिव और लिबरल दलों की कल्पना की है। जो ऋषि मुनि तपस्या करके शरीर सुखाकर स्वर्ग पहुँचे थे, उनकी आत्माओं का दल कंजर्वेटिव था, और जो आत्मा की उन्नति एवं भक्ति के द्वारा स्वर्ग पहुँचे थे, उनकी आत्माओं का दल लिबरल था। वैष्णवों को दोनों दलों ने खारिज कर दिया, अर्थात वैष्णवों को इन दोनों दलों में स्थान नहीं दिया गया। इसके बाद स्वामी दयानंद और केशव चंद्र सेन की निंदा। स्वर्ग में जो कंजर्वेटिव दल था वह स्वामी दयानंद और केशव चंद्र सेन के स्वर्ग आने पर खुश नहीं था, और वह नहीं चाहता था कि इन दोनों को स्वर्ग में स्थान दिया जाए। इन दोनों महात्माओं के स्वर्ग में पहुंचने पर कंजर्वेटिव दल के सदस्यों ने इन दोनों पर दोषारोपण करते हुए स्वर्ग से बर्खास्त करने की मांग की। ये दो दलों में विभक्त हुए। कंजर्वेटिव दल का एक पक्ष स्वामी दयानंद का विरोधी था और दूसरा पक्ष केशव चंद्र सेन का विरोधी था। स्वामी दयानंद के विरोधी कहा करते थे कि दयानंद ने पुराणों का खंडन किया, मूर्ति पूजा की निंदा की, वेदों का अर्थ उल्टा पुल्टा कर डाला, नियोग करने की विधि निकाली, देवताओं का अस्तित्व मिटाना चाहा और अंत में सन्यासी होकर स्वयं को जलवा दिया। यह दोषारोपण स्वामी दयानंद पर कंजर्वेटिव दल के एक पक्ष ने किया। कंजर्वेटिव दल के दूसरे पक्ष ने केशव चंद्र सेन पर दोषारोपण किया। केशव चंद्र सेन के विरोधी कहा करते थे कि केशव चंद्र सेन ने सारे भारतवर्ष का सत्यानाश कर डाला, वेद पुराण सबको मिटाया, क्रिस्तान मुसलमान सबको हिंदू बनाया, खाने पीने का विचार बाकी नहीं रहा, मद्य की तो नदी बहा दी। यह दोषारोपण केशव चंद्र सेन पर
कंजर्वेटिव दल के दूसरे पक्ष ने किया। स्वर्ग में दूसरा दल था जो लिबरल दल था। स्वामी दयानंद और केशव चंद्र सेन की स्तुति। लिबरल दल के सदस्य स्वामी दयानंद और केशव चंद्र सेन की स्तुति अर्थात प्रशंसा करते थे। यह भी दो पक्षों में विभाजित हुआ। लिबरल दल के सदस्य इन दोनों के प्रशंसक रहे। लिबरल दल भी दो दलों में विभक्त हो गया। एक पक्ष स्वामी दयानंद का समर्थक रहा, दूसरा पक्ष केशव चंद्र सेन का समर्थक रहा। स्वामी दयानंद के समर्थकों ने कहा कि स्वामी दयानंद ने आर्यवर्त के निंदित मूर्खों को मोह निद्रा से जगाया, उन्हें पाखंडी ब्राह्मणों के चंगुल से छुड़ाया, अनेक लोगों को उद्योगी और उत्साही बनाया, वेदों में रेल तार आदि दिखाकर आयुओं की कटती हुई नाक को बचाया। केशव चंद्र सेन के समर्थकों ने कहा कि हे केशव, तुम साक्षात केशव हो। तुमने बंग देश की मनुष्य रूपी नदी को क्रिश्चियन रूपी समुद्र में मिलने से रोका। तुमने ज्ञान कर्म की अपेक्षा परमेश्वर की निर्मल भक्ति का मार्ग प्रचलित किया। इसके बाद सेलेक्ट कमेटी का गठन किया गया और सेलेक्ट कमेटी का गठन की आवश्यकता विवाद के कारण उत्पन्न हुई। उपर्युक्त वैचारिक मतभेद पर विचार करने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी का गठन किया गया, जिसमें राजा राम मोहन राय, व्यासदेव, टोडरमल, कबीर आदि के अतिरिक्त मुसलमानी स्वर्ग से एक इमाम, क्रिस्तानी से लूथर, जैनों से पारसनाथ, बौद्धों से नागार्जुन और अफ्रीका से सिटीबायो के बाप को इस कमेटी का एक्स ऑफिशियो मेंबर नियुक्त किया गया। इसमें एक बात यह भी देखने को मिलती है कि जितने धर्म, जितने संप्रदाय और उतने ही स्वर्ग। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसको विशेष रूप से रेखांकित किया है कि जिस प्रकार से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, संप्रदाय के मनुष्य निवास करते हैं, उतने ही प्रकार के स्वर्ग भी स्थापित हैं। यह इस बात पर करारा व्यंग करता है। इसके बाद में सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट, परमेश्वर ने एक सेलेक्ट जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के सदस्यों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट का विवरण कुछ इस प्रकार है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सेलेक्ट कमेटी की विस्तृत रिपोर्ट में इस बात की ओर संकेत किया है कि 19वीं शताब्दी में हिंदू समाज परंपरागत रूढ़ियों में बंधा हुआ, जिससे समाज की प्रगति रुक गई थी। स्वामी दयानंद और केशव चंद्र सेन ने अपने नवीन विचारों से जनता के आचरण को प्रभावित किया और उन्हें प्रगति पथ पर अग्रसर किया। रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों ने परमात्मा की सृष्टि का कल्याण किया है। स्वामी दयानंद ने रूढ़ियों का प्रबल विरोध कर भारतीयों को पाखंडी ब्राह्मणों के चंगुल से छुड़ाया, स्त्रियों का कल्याण किया, और केशव चंद्र सेन ने भक्ति की लहरों से लोगों के हृदय को सराबोर कर दिया। दोनों में कुछ कमियां भी थीं, लेकिन कमियों के कारण उनका अपमान करना अनुचित है। भारतेंदु जी ने अंतिम निर्णय पाठक वर्ग पर छोड़ दिया। पाठक वर्ग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि स्वामी दयानंद और केशव चंद्र सेन को स्वर्ग में उचित स्थान मिलना चाहिए। तो छात्रों, मैं समझता हूं कि आज का ये विषय आप भली भांति समझ चुके होंगे।